तो चलें भाई, आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने अपनी मैथमेटिक्स में यूएस सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब तक हम मेजरमेंट में दो मेजर सिस्टम को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखें, यूएस सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड को समझने से पहले हमने ये देखा था कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें हम मेजरमेंट क्या लेते हैं, 10, 100, 1000 के मेजरमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटीज़ में ले रहे होते हैं, 10, 100 और 1000 के रेफरेंस से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। जब भी क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, 10, 100, 1000 के स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते, तो वो क्या कहलाता है, हमारा यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम कहलाता है। अब देखिए, हमने क्या किया था, यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम को हमने बड़ा डिटेल में देखा था, और एक आई थिंक टेम्परेचर रह गया था हमारा, ऐसे ही है। तो टेम्परेचर देख लेते हैं। देखें, हमारे पास यूएस सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड और हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें टेम्परेचर तकरीबन सेम है। टेम्परेचर क्या है, तकरीबन सेम है। देखिए भाई, हमारे पास मैट्रिक सिस्टम में भी दो स्केल थे, एक था फ़ारेनहाइट, एक था डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर भी कितने हैं, दो ही स्केल हैं, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा क्या है हमारा सेल्सियस। तो इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं आप लोगों को। अ हॉट सनी डे विद अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्रीज सेल्सियस इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक गर्म दिन का होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह से जो पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, या तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो कुकीज़ होती हैं, जो बिस्किट्स होते हैं, वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, पकते हैं ओवन में। और अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है, 365 फ़ारेनहाइट बनता है, ठीक है। तो आपने देखा तकरीबन सेम ही है हमारा फ़ारेनहाइट और हमारा सेल्सियस, ठीक है। अब इसके सवाल किए थे हमने, कुछ नहीं किए थे, सवाल नहीं किए। चलें इसके सवाल जल्दी से कर लेते हैं। चलें भाई, पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक विल होल्ड अप्रोक्सीमेटली फॉर फ्लूइड आउंसेस। देखें भाई, हमने देखा था कि भाई जो हमारे पास एक फ्लूइड आउंस होता है वो किसके बराबर होता है, एक फ्लूइड आउंस किसके बराबर होता है, छोटे मेडिकल कप के जो सिरप में होता है उस कप के बराबर होता है, ठीक है। तो जब 4 और 8 फ्लूइड आउंस किसके बराबर होते थे, एक कप के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 4 फ्लूइड आउंस के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक छोटा कप होगा, ठीक है। देखें, और हमारे पास ये देख लें भाई, चलें, डीजर्ट स्पून तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बहुत कम है। ड्रिंक किड्स बोतल ये भी क्या है, ज्यादा होगी। और जग तो बहुत ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका, तो बी आपका आंसर है करेक्ट, ठीक है। सेकंड में चलते हैं भाई। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक वेग्स अबाउट 1 पाउंड। इसमें से 1 पाउंड किसके बराबर है, सी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1 पाउंड में कितने किलो होते हैं, 1 पाउंड में, वेरी गुड, आधा किलो होता है या 500 ग्राम होते हैं। तो हमने देखा था कि भाई जो हमारे पास एक अंडा तो आधा किलो का नहीं हो सकता, ऐसे ही है। और इसी तरह से हमारे पास एक सेलफोन भी आधा किलो का नहीं हो सकता। इधर आ जाओ बेटा, अब्दुल्ला आगे आ जाओ, जगह दो इसे। ठीक है भाई। अच्छा देखें, सोफा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही है ना, तो आंसर कौन सा होगा, बैग ऑफ कुकीज। तीसरे पे चलते हैं भाई। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक मेजर अबाउट 0.2 माइल। 0.2 माइल किसके बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला, ठीक है। बी वाला हो सकता है, नहीं, बी वाला क्या होती है, किलोमीटर्स में आपका डिस्टेंस होता है। सी हाइट ऑफ माउंटेन आपका हमने कल पढ़ा था, 8 कितना होता है, 8000 या 8.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। और हमारे पास द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो 0.2 माइल्स हमारे पास कौन सा फिट बैठ रहा है, आंसर पैरामीटर ऑफ द फुटबॉल फील्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक वाज द हाईएस्ट एयर टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ। यानी कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जमीन पर कौन सा रिकॉर्ड किया गया है,
ए देखें, ए क्या है हमारे पास, ये तकरीबन 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और 96 क्या होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 38 और 40 के दरमियान होगा। और 166 क्या होगा, जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा शायद, ऐसे ही है, नहीं 100 प्लस होगा। अच्छा सी वाला चेक करते हैं भाई, देखें तो क्या बता रहे हैं भाई, 136 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि हमारे पास क्या बनता है, 58 पॉइंट समथिंग बनता है डिग्री सेंटीग्रेड में, इज द एक्सट्रीम डे टाइम टेम्परेचर दैट हैज़ अकर्ड वंस और ट्वाइस इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब तक की तारीख में तकरीबन 1 से 2 मरतबा ये टेम्परेचर आ चुका है मुख्तलिफ ममालिक में, ठीक है। और 166 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, वो टेम्परेचर है जिसमें जो ताज़ा ताज़ा आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, जितनी गर्म होती है वो टेम्परेचर है आपका, ठीक है। अच्छा 5 पे चलते हैं। हाउ मेनी कप्स आर देयर इन 4 गैलन, 4 गैलन में कितने कप होते हैं, 64, वेरी राइट। क्यों भाई, क्योंकि हाँ एक गैलन में 16 कप होते हैं, और जब हमारे पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, 64 बनेगा, गुड। 6 पे चलते हैं। हाउ मेनी आउंसेस आर देयर इन हाफ टन, आधे टन में कितने आउंसेस होते हैं, बी। अच्छा 1 टन में कितने आउंसेस होते हैं, 32,000, वेरी गुड। अच्छा 1 टन में कितने पाउंड होते हैं, 2000, वेरी गुड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई क्या बनेगा, हाफ टन में 1600 आउंसेस होते हैं, क्योंकि 1 टन में 32,000 हमारे पास आउंसेस होते हैं, तो हाफ टन में 16,000 आउंसेस होंगे, गुड हो गया। अच्छा 7 में चलते हैं। हाउ मेनी फीट आर देयर इन 5 माइल्स, 5 माइल्स में कितने फीट होते हैं, पहले तो ये देखो कि 1 मील में कितने फीट होते हैं, 5280, और 5 मील के बारे में आपने बताना है, तो 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, 5 5 जा 25, 25,000, यानी कि 25,000 से बड़ा ही कोई आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुड। 8 पर आ जाओ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, वेरी गुड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटेस्ट मास वेट, चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा मास या वेट किसको होगा, देखें कैसे पता लगा भाई, खड़े हो जाओ। जैसे जो कल जो आंसर आ रहे थे ना, यहाँ पर भी सी वाला ठीक था, है ना, ऐसे तो नहीं लगाया, बताओ कैसे कैसे सी वाला आंसर है, सवाल क्या है, ग्रेटेस्ट तो बताना है, लेकिन देखो ये ऑन्स में लिखा हुआ, आउंसेस में लिखा हुआ है, ऊपर वाले पाउंड में लिखे हुए हैं। अल्लाह के बंदे ज्यादा, बस ज्यादा देख के ज्यादा ही लगा दो। 12 किलोमीटर बड़ा होता है या आप कह लो कि 1000 मीटर बड़ा होता है, तो यही बात है ना, पाउंड बड़ा है और आउंस छोटा है, ये चीज भी तो देखो। बी, ठीक है, और भाई बताएं बी वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, ठीक है, और डी वाले कितने हैं, और सी वाले कितने हैं, भाई सॉल्व करो ना, सॉल्व करके आंसर निकालो भाई, ऐसे तुक्के लगा रहे हो, सॉल्व करो इससे, शाबाश बेटा तुम। देखें भाई यहां पर अच्छा भाई देखें बेटा, जब भी इस तरह का आंसर आए ना, उसको सोल्व करने का क्या तरीक़ेकार होता है देख लें। आप लोगों ने करना ये है कि सारे ऑप्शंस को, हेलो बेटा बातें नहीं, सारे ऑप्शंस को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दें। देखें पाउंड को आउंसेस में कन्वर्ट करना आसान है, क्या करना है,
1 पाउंड में 16 आउंसेज होते हैं, तो 24 में कितने होंगे? 24 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे? 16 से। तो 24 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे? 16 से। तो आंसर क्या बनेगा? 384। ठीक है, सी वाला तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है 480। ये ए आ गया, ये सी आ गया। अब बी देखते हैं। 25 बेग्स हैं आपके पास शुगर के, और हर बेग का वजन कितना है? 16 आउंस है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 400 बनेगा। डी वाले पे आते हैं। पेयर ऑफ डंबेल है और एक डंबेल 12 पाउंड का है, तो 2 डंबेल कितने हो गए? 24 पाउंड के। तो 24 को मल्टीप्लाई करवा दो 16 के साथ, क्योंकि 1 पाउंड में कितना होता है? 16 आउंसेज होते हैं। तो बी आपके पास, सॉरी डी आपके पास आ गया 384। तो आंसर कौन सा बड़ा है? सी वाला। तो इस तरह से आपके पास आपने आंसर को आइडेंटिफाई करना है, खुद से कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे यूनिट्स को एक ही में कन्वर्ट कर दें। अच्छा भाई आगे चलते हैं, देखें जी। अच्छा सोल्व नहीं किया, सी वाला आंसर है। ठीक है, लास्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डिस्टेंस? इन सारे डिस्टेंसेस में से सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? देखिए सारों को फीट में कन्वर्ट कर दें। पहला जो है वो कितना है? ए है आपके पास 29,029 फीट। इसी तरह से बी वाला देख लें और सी वाला देख लें। सी वाले में क्या है? 100,000 रूलर हैं आपके पास। 100,000 क्या है? स्केल्स हैं, और हर एक की लेंथ कितनी है? 1 फीट है। कितना बनेगा? ये बनेगा 100,000 फीट बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये सी था ना। अच्छा, फिर आपसे क्या कह रहे हैं? हमारे पास डिस्टेंस है मैराथन रेस का, विच जो के है 26 मील 385 यार्ड। 1 मील में कितने यार्ड होते हैं? 1 मील में कितने यार्ड होते हैं? अच्छा भाई, 1 मील में 1760 यार्ड होते हैं और 5280 फीट होते हैं। तो 5280 फीट को मल्टीप्लाई करवाने किससे? 26 के साथ। सॉरी 5280 को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ हमने? 26 के साथ। 1,37,000। ठीक है, समझ लें कि 1,40,000 इसको कर दो, क्योंकि यार्ड भी है ना, यार्ड को भी फीट में कन्वर्ट करना है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं आपके पास, तो इसको 1,40,000 हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और बी वाला क्या हमारे पास? बी वाला क्या ऑप्शन था? सॉरी ये बी वाला था हमारे पास। और डी वाला क्या हमारे पास? द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ अ लैंड 10,000 यार्ड। ठीक है, और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनता है? 30,000 फीट। तो इसका मतलब सबसे कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम है, 29,029 फीट। भाई क्लियर है? समझ में आ गई ना? इस तरह के थोड़े से क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा ठीक आंसर है। चलें आगे प्रोसीड करें भाई। अच्छा, उसके बाद देखें भाई हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास है, हमने यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम को भी देख लिया, इसके क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। फिर हमारे पास आ रहा है लेंथ आ रहा है, एरिया आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, मास आ रहा है, और टाइम और डेट आ रहा है। ठीक है, फिर कन्वर्जन आ रही है, फिर टेम्परेचर आ रहा है, स्पीड आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, यूनिट आ रहा है, एक्यूरेसी प्रिसीजन आ रहा है। तो यूनिट तक की चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसको हम आज कवर कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। देखें लेंथ के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, ऐसे ही ना। एरिया क्या होता है ये भी पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में। वॉल्यूम क्या होता है ये भी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। 3 डायमेंशनल चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जगह गिरने को वॉल्यूम कहते हैं। तो ये चीज़ें डिटेल में पढ़ के आ गए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास वेट को भी हमने पढ़ा है। अब स्टैंडर्ड और मैट्रिक सिस्टम में वेट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं हम। ठीक है, और टाइम और डेट का तो आपको पता है कि टाइम क्या होता है, डेट क्या होती है। ठीक है, और यूनिट को कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, कन्वर्जन आज हमने सीखनी है। ठीक है, तो अब देखें इसमें मेन चीज़ क्या है।
भाई देखिए, अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ लेंथ को मैट्रिक्स सिस्टम में देखना स्टार्ट करते हैं और इसको पूरे को पढ़ते हैं, इसी तरह से फिर इसके 10 सवाल भी करते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड वाले में जाकर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर इसके 10 सवाल भी करते हैं, तो ये हमारा तकरीबन 2-2.5 महीने इसी में लग जाएंगे। सही है। इसका बेस्ट हल क्या है कि हम क्या करें, इसको मैं आपको सेल्फ स्टडी के तौर पे इसका असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, एक दिन आपको लेंथ का होमवर्क मिल जाएगा, लेंथ वाले पूरे चैप्टर को आपने पढ़ के आना है, सिर्फ इसमें आपने पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। सारी चीज़ें हम कवर करके आ चुके हैं, बस छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें, जिस तरह से ये लिखा हुआ है द हाइट ऑफ 5 ईयर ओल्ड, कहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखें लिखा है, वही चीज़ें देखें रिपीट हो रही हैं कि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 1 माइल में इतने यार्ड्स होते हैं, इतने फीट होते हैं, और फिर बता दिए कि भाई हमारे पास जो एक फोर्क होता है, कांटा जिससे आप चीज़ें खाते हैं, तो वो 8 इंचेस का होता है। इस तरह से छोटी छोटी डिटेल्स आपको दी गई होंगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, तो इस पर हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमारे पास यूनिट को कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, यूनिट की कन्वर्जन हम सीखें। बात समझ आ रही है? तो यूनिट की कन्वर्जन सीखना हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, यूनिट की कन्वर्जन पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि भाई हमारे पास यूनिट होता क्या है या किस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। जैसे फर्ज करें यहां पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? ये नंबर, ये 12 किसको जाहिर कर रहा है, 13 किसको जाहिर कर रहा है, 15 किसको जाहिर कर रहा है, 18 किसको जाहिर कर रहा है? क्या किसी चीज को जाहिर कर रहा है? ये किसी भी चीज को जाहिर नहीं कर रहा, खुद की कोई पहचान नहीं इस 12 की, 13 की, 15 की, 18 की, वो आइडिया, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इस 12 के आगे मैं लिख दूं किलोग्राम, तो अब ये क्या बता रहा है, ये क्या चीज है? ये मास है। वेरी गुड, ये किसको बता रहा है? मास को बता रहा है। अगर 13 के आगे मैं सेकंड लिख दूं, अब किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। 15 के आगे मीटर लिख दूं, किसको बता रहा है? लेंथ को बता रहा है। 18 के आगे मैं लिख दूं मिसाल के तौर पर, चलें लीटर लिख दूं, अब किसको बता रही है? लिक्विड को बता रहा है। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखें, हमारे पास नंबर की बजाते खुद कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके आगे हम क्या लगाते हैं, ये कोई सिंबल लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाता है कि भाई ये मास है, ये टाइम है, ये क्या है? लेंथ है, ये क्या हमारे पास? लिक्विड का वॉल्यूम है। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सॉरी, ये लेंथ नहीं, लिक्विड नहीं था, ये वॉल्यूम था। अब देखें, जब भी किसी नंबर के साथ अब कोई सिंबल लिखा हुआ देखें ना, तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? ये सिंबल हमारा यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। तो जब भी आप चीज़ों की मेजरमेंट करने लगे तो यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक मिसाल के तौर पर देखें, हम सब क्या हैं? इंसान हैं। क्या है? हम सब इंसान। लेकिन हमारी पहचान किससे? हमारे नाम से ना। हमारा नाम क्या बनाता है? हमें यूनिक बनाता है। हमारे फिंगरप्रिंट्स क्या बनाते हैं? हमें यूनिक बनाते हैं। इसी तरह से जो कोई भी क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी की पहचान किससे होती है? उसके यूनिट से होती है। ठीक है। अच्छा, अब यूनिट के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? वो नंबर क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? वैल्यू। या उसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कीमत। कीमत क्या बताती है कि वो चीज कितनी बड़ी है या छोटी है। अगर यहाँ पे 12 किलो लिखा हुआ है और एक सिंबल के साथ 120 किलो लिखा हुआ है, तो बड़ा कौन सी वैल्यू है? 120 वाली। तो ये बुनियादी तौर पर मैग्नीट्यूड या वैल्यू क्या बता रहा होता है? किसी भी चीज की कीमत को बता रहा होता है। भाई यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, तो वो क्या बताती हैं? वो किसको बताती हैं? वो एक क्वांटिटी की पहचान क्रिएट करती हैं, एक क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन बनाती हैं। तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी।
या अच्छे अल्फाज में या ज़्यादा एक्यूरेट कहा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है किसी को आइडिया? फिजिक्स पढ़ी किसी ने? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? पढ़ी हो, थोड़ी थोड़ी याद आ रही हो आप लोगों को? अब्दुल्ला, किसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? याद नहीं आ रहा? इलाफ, किसे कहते हैं? नहीं होती क्या, ये तो ठीक है। देखिए नंबर वाली नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि 10, 20, 15 ये वो क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, सारी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? बताओ शाबाश। महमूद आप बताना चाह रहे हो? अच्छा, कोई नहीं बताना चाह रहा। अब्दुल्ला तुम बताओ, क्या होती फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, ठीक है बेटो, गुड। अच्छा भाई देखें, इन्होंने कहा कि भाई कुछ क्वांटिटीज ड्राइव होती हैं, कुछ फंडामेंटल होती हैं, तो याद रखें हम इसकी टाइप पे नहीं जा रहे, हम जस्ट समझ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं तो इस मार्कर की क्या करेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ रही हैं कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वजन है ना, इसका कुछ ना कुछ मास है। फिर हम बात करें इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? लेंथ होगी। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? हाइट होगी। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? थिकनेस होगी। तो ये सारी की सारी इसकी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हमने यहां तक पढ़ा कि भाई किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और उस क्वांटिटी में जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, जो सिंबल होता है वो किसको जाहिर करता है? किसको जाहिर करता है? यूनिट को जाहिर करता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करने का क्या है? अच्छा भाई देखें, अब हम ये समझने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास ये जो क्वांटिटीज होती हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि भाई जिनको मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए, अगले बंदे को अपनी बात समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है, फिज़िकल क्वांटिटी, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। डायरेक्शन की सेंस में देखें, एक होती है हमारे पास डायरेक्शन लेस और एक होती है हमारे पास डायरेक्शन वाली। ठीक है, तो जो डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज होती हैं उनको बयान करने के लिए, उनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। इसी तरह से जो जिनको जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उनको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। चलें, जब तक अजान हो रही है इसकी एग्जांपल सोचें आप लोग, इन दोनों की। चलें भाई देखें, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। फिर हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक वो होती है जिसको जाहिर करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और एक वो होती है जिसको जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब स्केलर क्वांटिटी की मिसाल क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर देखें, आप लोग दुकान वाले के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे जो है ना 10 किलो चीनी दे दो। ठीक है, या आप किसी बंदे से पूछते हो कि भाई टाइम क्या हो रहा है, वो बताता है कि भाई 7 बज के या 6 बज के 40 मिनट हो रहे हैं।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे जो है ना, फ्रूट वाले की रेडी पे जाते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे 1 दर्जन क्या दे दो, सेब, माल्टा दे दो, 1 दर्जन केले दे दो, 1 किलो सेब दे दे। तो यहाँ पर क्या है कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड और यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो। बात समझ आ रही है? आप डायरेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी आपने कहा है कि भाई 10 किलो चीनी दो लेकिन नॉर्थ वाली डायरेक्शन में, ऐसा तो कभी नहीं कहा ना। या कभी आपने कहा कि भाई मुझे टाइम 6:40 हो रहे हैं राइट वाली डायरेक्शन में, ऐसा भी कभी नहीं कहा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बयान करने के लिए, जिनको जाहिर करने के लिए, जिनको अगले बंदे को अपनी बात समझाने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ आपका काम आपके मैग्नीट्यूड और आपके यूनिट से चल जाता है। ठीक है? तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, जैसे मास की हमने बात की, जैसे हमने टाइम की बात की, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस हो गया। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अब अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए, जाहिर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। जैसे डिस्टेंस की मिसाल क्या देखें, मैं कहता हूँ भाई कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस कितना है, तो पता लगता है कि 800 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो 800 किलोमीटर था, यहाँ पर देखें मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी बताने के लिए? मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा देखें, अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। अब देखें ऐसी क्वांटिटीज जो कि जिनको मुकम्मल तौर पे जिनका इजहार किया जाए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ साथ किसके? यूनिट के, जिनको जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की नीड होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। इसकी मिसाल किस तरह से देखें, फर्ज करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के घर पे जा रहे हैं और जैसे ही दोस्त के घर पे जाते हैं तो जैसे वो आपको एड्रेस समझाता है कि एक आपके पास चौक आ जाता है। ठीक है? अब जैसे ही चौक पर आप पहुंचे तो वहां पे 4 रास्ते जा रहे हैं, एक राइट पे जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहा है। बस समझ आ रही है? तो ये 4 रास्ते आपकी तरफ जा रहे हैं। तो आप उसको कॉल लगाते हो, बोलते भाई मैं इस चौक पे मौजूद हूँ, आप मुझे बताएं कहाँ पर जाना है। तो वो क्या कहता है कि भाई आप एक काम करें, 10 कदम चलेंगे तो मेरा घर आ जाएगा। तो आप अगर 10 कदम चलेंगे तो क्या आप उसका घर आ जाएगा? अगला सवाल क्या होगा, भाई किस डायरेक्शन में जाना है। बस समझ आ रही है? तो अब यहां पे देखें डिस्टेंस के साथ आपको डायरेक्शन बताने की भी जरूरत पड़ गई। तो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग जाता है तो वो कौन सी क्वांटिटी बनती है? वो डिस्प्लेसमेंट बनता है। वेक्टर क्वांटिटी तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। इसी तरह से देखें, आपने ये भी पढ़ा है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जब कभी कहीं पर फोर्स लगेगी तो वो हमेशा डायरेक्शन की फॉर्म में लगेगी। जैसे इसकी मिसाल ये समझ लें, फर्ज करें कि इस क्लासरूम में क्या पड़ा हुआ है? एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर इस फुटबॉल पर आप क्या करते हो, 50 न्यूटन की फोर्स लगाते हो तो क्लासरूम से बाहर चला जाएगा या गोल पोस्ट में चला जाएगा। तो अगला सवाल आपका क्या होगा, भाई किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है? भाई 4 सिमतें मौजूद है ना, राइट में लगानी, लेफ्ट में लगानी, अप लगानी, डाउन लगानी, कहां पर लगानी है? तो मैं कहता हूं भाई अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में यानी कि अप डायरेक्शन में क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, तो ये जो फुटबॉल होगा कहां पे चला जाएगा? क्लासरूम से बाहर चला जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको जाहिर करने के लिए, जिनके इजहार के लिए हमें लाजमी तौर पे डायरेक्शन इस्तेमाल करनी पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल होगी डिस्प्लेसमेंट हो गई, फोर्स हो गई, ठीक है, जैसे आपके पास वेलोसिटी हो गई। ये सारी की सारी किसकी मिसालें? वेक्टर क्वांटिटीज की मिसालें। और स्पीड किसकी मिसाल है? स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी की मिसाल है। स्पीड क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हो किसके साथ? टाइम के साथ। तो देखें डिस्टेंस में हम डायरेक्शन बताते नहीं है। और वेलोसिटी क्या होता है? जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हो किसके साथ? टाइम के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी डायरेक्शन वाला डिस्टेंस। तो जब आप कहते हो कि भाई आपकी गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है, इसका मतलब क्या है? सॉरी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है, इसका मतलब क्या है?
हाँ 20 मीटर का फासला तय करी, लेकिन उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, वो इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब आप कहते हो कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, क्या है उसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी, या तो नॉर्थ पे जाएगी या तो वेस्ट पे जाएगी, ईस्ट पे जाएगी, राइट पे जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी, एक डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, डायरेक्शन वहां पर इंपॉर्टेंट होगी। भाई यहां तक बात समझ आ गई। अब देखें, अब हमारे पास यूनिट की कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो यूनिट की कन्वर्जन को समझने के लिए देखें, एक तो तरीकेकार क्या है कि रट्टा लगा लें आप लोग कि भाई बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाएंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, इससे उसमें जाएंगे तो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक आप समझ लें तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, यूनिट कन्वर्जन पर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। आइडिया है किसी को एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? नाम सुना है पहले आप लोगों ने? क्या होते हैं एसआई प्रीफिक्सेस? एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? एक्सपोनेंट से जाहिर किया जाए। और भाई ये बताया था लास्ट क्लास में, बताया तो नहीं मैंने इसके बारे में? नहीं बताया। क्या होता है एसआई प्रीफिक्सेस? भाई ये नोट कर लिया था ना आप लोगों ने? गुड। अच्छा भाई देखें, एसआई प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। देखिए मुझे बताएं कि देखें, जब हमने यूनिट सिस्टम को मुतारिफ करवाया तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुए? फर्ज करें कि मुझे क्या चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मुझे 100 ग्राम क्या चाहिए, शुगर चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है? मैं कहता हूं मुझे अब 1000 ग्राम शुगर चाहिए। फिर मैं कहता हूं मुझे 100,000 ग्राम शुगर चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां पे 1 किलो शुगर ये बनती है, ये 100 किलो शुगर बनती है। बात समझ आ रही है? अब देखें, जब ये शुगर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो होगा क्या कि मुझे देखें इस पूरे नंबर को लिखने में क्या होगा, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा ही है ना? ये यूनिट तो है, मास का यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, ग्राम है। लेकिन ये 100,000 ग्राम जब मैं शो कर रहा हूं तो बार बार 100,000 लिखने से क्या होगा, एक तो मेरा टाइम कंज्यूम होगा और दूसरा क्या होगा, मेरा पैसा खर्च होगा। भाई इंक पैसों की आती है ना, तो ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा इंक क्या होगी, खर्च होगी। तो फिर यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा तरीकेकार सोचा कि भाई कुछ ना ऐसा तरीकेकार बनाया जाए जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारे पैसे भी बच जाएं। तो उन्होंने क्या बनाए, एसआई प्रीफिक्सेस बना दिए। तो एसआई प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, एक ऐसा सिंबल होता है जो कि किसी यूनिट से पहले लगता है। कहां पर लगता है? जो कि किसी भी क्वांटिटी के यूनिट से पहले लगता है और लगने के बाद या तो उस क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। बढ़ाता है, कम करता है किस चीज को, उसकी लेंथ को कम या ज्यादा कर देता है। क्या करता है? लेंथ को कम या ज्यादा कर देता है। मिसाल के तौर पर देखें, अब मुझे बताएं कि 100,000 ग्राम लिखना आसान है या 100 किलोग्राम लिखना आसान है? 100 किलोग्राम लिखना हमारे पास क्या है, आसान है। अच्छा मुझे बताएं 100 किलोग्राम लिखना आसान है या 1 गीगाग्राम लिखना आसान है? 1 गीगाग्राम लिखना क्या है हमारे पास, आसान है। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखें प्रीफिक्सेस किस तरह से क्या करते हैं, आपकी मेहनत को कम कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, किसी भी यूनिट से पहले लगने वाले वो सिंबल हैं जो कि उस नंबर की या मैग्नीट्यूड की लेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर। देखो क्वांटिटी की वैल्यू वही रहेगी। 1 जी ग्राम का मतलब भी, गीगाग्राम का मतलब भी क्या है कि एक के आगे 6 जीरो लगे हुए हैं, और 100,000 ग्राम का मतलब भी क्या है कि एक के आगे कितने जीरो लगे हुए हैं, 6 जीरो लगे हुए हैं। बात समझा रही है? ये दोनों चीजें एक ही बात को समझा रही हैं। लेकिन प्रीफिक्स लगाने से क्या होता है, हमारा टाइम और हमारा वक्त और हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, बच जाती है। अब देखें, अब मुख्तलिफ तरह के प्रीफिक्सेस हैं। जैसे देखें मार्केट में कौन कौन से हैं, जैसे किलो आपने सुना हुआ है, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, ऐसे ही है ना। फिर आपने सेंटी सुना है, सेंटी का मतलब क्या होता है, 1 के 100 हिस्से, ऐसे ही है। फिर आपने मिली भी सुना होगा, है ना। मिली का मतलब क्या होता है, 1 के 1000 हिस्से।
ठीक है। फिर माइक्रो भी सुना होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 के 100,000 इससे, बात समझ आ रही है। तो समटाइम होता है क्या है कि हम ये वैल्यूज भूल जाते हैं। अब वैल्यूज को याद करने का क्या तरीकेकार है, एक तो ये है कि आप चार्ट निकालें और वैल्यूज को याद कर लें। एक तो ये कि दूसरा तरीका क्या है कि एक छोटा सा आप सेंटेंस याद कर लें और सेंटेंस याद करने के बाद आपको इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस मैं आपको लिखवाता हूँ, तो देखेंगे किस तरह से हमें रटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमें आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। चलें भाई, तो सेंटेंस मेकिंग टेक्निक के जरिए से हम क्या करेंगे, हम इस पूरे चार्ट को याद कर लेंगे, एक ही जुमले में आपको याद हो जाएगा। तो वो सेंटेंस क्या है, देखें यहां पे मैं लिखता हूं, द ग्रेट मैन किंग हारून द ग्रेट मैन किंग हारून डॉटर बानो ड्रिंक cold milk until 9 PM. ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, ये सेंटेंस याद हो गया, कितना आसान है कि भाई एक अजीम बादशाह हारून की बेटी जिसका नाम बानो है, वो अपना दूध क्या कर लेती है, रात को 9 बजे तक पी लेती है। सिंपल सी ये आपने सेंटेंस याद करना है। अब यहां से प्रीफिक्स वाला चार्ट कैसे बनेगा, इसको हम देखते हैं। सिंपल सा काम आपने करना है, देखें पहला जो हमारे पास कॉलम होगा चार्ट का, वो हम कहते हैं कि क्या होगा, हमारा प्रीफिक्स होगा, ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। दूसरा जो हमारा कॉलम होगा वो क्या बनेगा, सिंबल, और तीसरा जो होगा वो होगा इसकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, आपने हर वर्ड का पहला लेटर लेना है, हर वर्ड का पहला पहला लेटर, हर वर्ड के पहले पहले लेटर को लिखें अपनी कॉपीज में भाई। जैसे क्या है, दा का टी आ गया, ग्रेट का जी आ गया, मैन का एम आ गया, किंग का के आ गया, हारून का एच आ गया, और डॉटर का डी आ गया, और बानो का बी आ गया। अच्छा देखें भाई, यहां पर अब टी का मतलब है टेरा, जी का मतलब है गेगा, एम का मतलब है मेगा, के का मतलब है किलो, एच का मतलब है हेक्टो, डे का मतलब है डेका, बी का मतलब है बेस, डी का मतलब है डेसी, सी का मतलब सेंटी, मिली, और देखें अब ये जो स्टाइलिश यू लिखा हुआ है, इस यू का मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर म्यू है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं माइक्रो, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, और एन का क्या आ गया, नैनो, ठीक है। इसके सिंबल, टेरा का सिंबल होता है टी, गेगा का कैपिटल जी, मेगा का एम, किलो का के, हेक्टो का एच, डेका का डी ए, और बेस का बी, और डेसी का स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का स्टाइलिशन, ठीक है। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ईटा भी पढ़ते हैं ग्रीक में। भाई ये बात क्लियर है, चार्ट में 2 कॉलम समझ में आ गए भाई, लिखना छोड़ दें, अभी आराम से लिखिएगा भाई। चार्ट में 2 कॉलम समझ आ गया आप लोगों को।
अब इसकी वैल्यू लिखनी है भाई, इसकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें जो बेस है ना, सबसे पहले बेस को हम लिखेंगे, ये बेस को मैं पूरा लिख दूं, ये लिखा हुआ है ना। देखें बेस की वैल्यू है 10 की पावर 0, बेस की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखें आपने देखा होगा, पढ़ोगा ग्राफ में कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है। ऊपर वाला वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाला वाई नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव होता है और वाई पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब देखें जब y में आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वैल्यू प्लस में आएगी, नीचे आओगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। देखें ऊपर जाते हैं 10 की पावर +1 +2 +3। अच्छा जी, यहाँ पे H हारून किंग हारून हेक्टो। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया हमने? D के बाद B आ गया, द ग्रेट मैन किंग हेनरी। कुछ छोड़ा तो नहीं हमने? गेगा मेगा टेरा किलो हेक्टो ग्रेट मैन किंग हेनरी। सही है सही है सही है, ठीक है चले आगे भाई। अच्छा देखें हमारे पास देखें 1 2 3 तक आने के बाद क्या करना है, आपने 3 का डिफरेंस देना है। 10 की पावर 3 आ गई ना, अगला क्या होगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। इसी तरह से नीचे यही काम करना है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब 3 का डिफरेंस आएगा, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 12 का एक के आगे 12 जीरो लगा दो। 10 की पावर 9 का मतलब क्या है, एक के आगे 9 जीरो लगा दो। 3 का मतलब क्या है, 3 जीरो लगा दो। इसी तरह से -1 का मतलब क्या है कि हाँ क्या करें, एक का 10वां हिस्सा। 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, एक का 100वां हिस्सा। और इसी तरह से हमारे पास 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, एक का 1000वां हिस्सा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.1, 0.01 और 0.001। भाई बात समझ आ रही है? तो 10 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करना मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम करके आ चुके हैं। भाई जल्दी से इसे लिखें, बाकी जो कन्वर्जन होगी ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भाई ये चार्ट आप लोगों ने ज़हन में रखना है, इसको लिखें। अब तक कोई भी मसला है तो पूछें।